नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। चलिए यहाँ पे देखिए, आप टाइप्स ऑफ वेक्टर्स मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत अच्छे से। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब पहला जो है, पहला टाइप ऑफ वेक्टर वो है इक्वल वेक्टर। पहला है इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। अब इक्वल वेक्टर क्या होता है? इक्वल वेक्टर ऐसे वेक्टर्स होते हैं ना जिनका डायरेक्शन सेम होता है और जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। मतलब जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होता है उनको इक्वल वेक्टर्स बुलाते हैं। मतलब यहाँ पे मैं लिखा हूँ तो डायरेक्शन सेम होगा और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। मतलब इक्वल वेक्टर का पहचान यही है कि उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होना चाहिए और सेम नेचर के वेक्टर्स होंगे, सेम नेचर के वेक्टर्स होंगे, सेम नेचर के वेक्टर्स। सेम नेचर के वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? धैर्य रखिए, मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊँ। डायग्राम अगर बनाता हूँ तो ऐसे बनाता हूँ। ये मान लीजिए 5 न्यूटन था और ये भी 5 न्यूटन है, मतलब ये फोर्स है। कहने का मतलब न्यूटन लगे तो ये फोर्स है, समझ में आ रहा है ना? मतलब डायरेक्शन क्या है? सेम है। मैग्नीट्यूड कितना है? सेम है, 5 न्यूटन 5 न्यूटन, लेकिन सेम नेचर ऑफ वेक्टर्स। मतलब फोर्स है तो फोर्स होना चाहिए, समझ में आ रहा है? तब इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे, तब ये क्या होगा? इक्वल वेक्टर्स होंगे। लेकिन बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं अगर ऐसे कर दूँ कि यहाँ पे फोर्स है 5 न्यूटन का, समझ में आ रहा है ना? लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी है 5 मीटर, स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड का, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना क्या लिखना चाहता हूँ मैं? फोर्स है 5 न्यूटन का, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, मतलब स्पीड क्या है? 5 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पे क्या हुआ? डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है भैया, 5 मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेकिन सेम नेचर ऑफ वेक्टर्स नहीं है। यहाँ पे फोर्स है तो यहाँ पे वेलोसिटी है, तो ये क्या होगा? ये इक्वल वेक्टर्स नहीं होगा, ये कुछ और ही हो जाएगा। आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपका आता है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स। अब पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है? देखिए, पैरेलल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं ना जिनका डायरेक्शन जो होता है ना सेम होता है, डायरेक्शन सेम होता है, डायरेक्शन सेम होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम, मे और मे नॉट बी सेम, नॉट बी सेम। अभी से समझिए, मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक एग्जांपल ये है आपका, एक एग्जांपल ये आपका, ठीक है? एग्जांपल ये है, मतलब जिसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए लेकिन मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट भी सेम। मैग्नीट्यूड सेम होना भी चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। तो पहला है कि मैग्नीट्यूड को मैं सेम कर दिया, डायरेक्शन को भी सेम कर दिया, मैग्नीट्यूड को भी सेम कर दिया। मतलब पैरेलल है ना, पैरेलल का मतलब होता है, पैरेलल का मतलब ही होता है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, एंगल 0 डिग्री का बनेगा, ठीक है ना? एंगल 0 डिग्री का बनेगा। आ रहा है समझ में? तो ये क्या हुआ? ये पैरेलल वेक्टर्स है, क्योंकि इनका डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड भी सेम है। मैग्नीट्यूड भी सेम होगा तब होगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तब भी ये पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। आ रहा है समझ में ना? देखिए यहाँ पे मान लीजिए ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था, तो ए और बी पैरेलल वेक्टर्स हैं। ये भी ए और बी यहाँ पर भी पैरेलल वेक्टर्स हैं। पैरेलल वेक्टर्स कैसे हैं? पैरेलल वेक्टर्स ऐसे हैं ये, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड डिफरेंट है लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट है। आ रहा है समझ में ना? आ रहा है समझ में? तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ये आपको देख के क्या लग रहा है? आपको ऊपर कुछ पढ़ाया हूँ, ये देख के क्या लग रहा है? ये देख के यही लग रहा है कि भैया ये इक्वल वेक्टर्स का निशानी है। तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल। पैरेलल का साइन ये होता है, आप इसे मैं यहाँ पे ब्रैकेट में करके लिख देता हूँ, पैरेलल वेक्टर्स, ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स। ये सही है कि गलत है? स्टेटमेंट सही है स्टेटमेंट, क्योंकि देखिए इक्वल वेक्टर्स भी क्या है? मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, समझ में आ रहा है ना? तभी जाकर होगा पैरेलल वेक्टर, ठीक है? देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। देखिए अब भैया पैरेलल वेक्टर्स मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। एंटी पैरेलल का वेक्टर्स का मतलब सीधा इसका बात कर रहा है, मतलब सीधा किसका बात कर रहा है? इसका बात कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये जो था, ये था डांडिया खेलने का समय आ गया, समझ रहे हैं ना? ये 2 डंडे जो है पूरे मतलब वेक्टर्स में काम करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताया पहला यहाँ पे बताया पैरेलल वेक्टर्स, दूसरा एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर्स क्या? पैरेलल वेक्टर्स का मतलब ये पैरेलल वेक्टर्स ये हुआ आपका, समझ में आ रहा है? पैरेलल वेक्टर्स ये हुआ, पैरेलल वेक्टर्स ये हुआ, समझ में आ रहा है? एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या हुआ? एंटी पैरेलल वेक्टर्स ये हुआ, अपोजिट वेक्टर्स दोनों ऐसे। एंटी पैरेलल वेक्टर्स ये होते हैं, मतलब एक 180 डिग्री का एंगल बनेगा, समझ में आ रहा है? 180 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन पैरेलल वेक्टर्स में क्या बन रहा है? पूरा उधर टेल है तो टेल है, इधर हेड है तो हेड है। कितना एंगल बन रहा है? 0 डिग्री का, समझ में आ रहा है ना? 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, आया समझ में? तो आपको एंटी पैरेलल वेक्टर्स का मतलब पूरा अपोजिट होगा। मतलब थीटा कितना बनेगा इसमें? 180 डिग्री का। मतलब ऐसे होगा, एक वेक्टर अगर ऐसे है तो दूसरा वेक्टर ऐसे होगा, समझ में आ रहा है ना? दूसरा वेक्टर ऐसे होगा। अगर मान लीजिए कोई एक वेक्टर ऐसे है तो दूसरा वेक्टर ऐसे भी हो सकता है, समझ में आ रहा है? कोई अगर मान लीजिए ये हुआ ए नंबर एग्जाम्पल, ये हुआ बी नंबर एग्जाम्पल, ये हुआ एक सी नंबर एग्जाम्पल। मान लीजिए कोई ऐसा वेक्टर है, एक हो सकता है एक वेक्टर ऐसे हो, समझ में आ रहा है? मतलब ये क्या कह सकते हैं? आप एंटी पैरेलल वेक्टर का आप डिफिनेशन लिख सकते हैं कि डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन
अपोजिट होगा, अपोजिट, एकदम अपोजिट। अपोजिट का मतलब हुआ थीटा 180 डिग्री बनना चाहिए। आ रहा है समझ में ना, इसी से तो पता चलता है थीटा 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। अब देखिए, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा मे और मे नॉट भी कांस्टेंट, मे और मे नॉट सेम, कांस्टेंट लिखिए या सेम लिखिए, सेम बात है। मे और मे नॉट सेम कहाँ पे है, देखिए ये क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर है कि नहीं, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है इसमें, ठीक है। मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम कह सकते हैं आप, ठीक है, छोटा बनाए तो सेम कह सकते हैं, ठीक है, सेम कह सकते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन पूरा अपोजिट है, तो ये भी हो गया एंटी पैरेलल वेक्टर्स। लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है डिफरेंट है और डायरेक्शन जो है अपोजिट है, तब भी ये हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में मैं क्या लिखा हूँ, मे और मे नॉट सेम, मतलब मैग्नीट्यूड के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है भाई, सेम हो भी सकता नहीं हो सकता, लेकिन डायरेक्शन मस्ट है, अपोजिट होना चाहिए, जब जाके वो एंटी पैरेलल वेक्टर्स होगा। आया समझ में, चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर देखिए यहाँ पे 4th नंबर वेक्टर है अपना जीरो वेक्टर, जीरो या नल वेक्टर, जीरो को नल वेक्टर ही बोला जाता है। देखिए यहाँ पे, अब जीरो या नल वेक्टर क्या होता है भैया, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है ना, मैग्नीट्यूड ये होता है अपना जीरो, और जो डायरेक्शन होता है वो आर्बिट्रेरी होता है, मतलब इसका डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं है, आर्बिट्रेरी होता है, आर्बिट्रेरी मतलब नॉट फिक्स डायरेक्शन। मैं समझा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, पहला एग्जांपल, ए नंबर एग्जांपल जो है मैं दूँ कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ एट रेस्ट, विच इज एट रेस्ट, तो आप क्या बताओगे, आप यही कहोगे कि भैया ये जो वेलोसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है, और ये ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो इसका वेलोसिटी जीरो होगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट क्या होगा, जीरो, जीरो। अगर हम ये अगर बोल रहे हैं तो ये आया कहाँ से, ये आया कहाँ से, ये कहीं से आया होगा, मतलब ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे है, रेस्ट पे उसको वेलोसिटी जीरो होगी, मतलब जीरो भी मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर होता है जिसको नल वेक्टर बोला जाता है या जिसको जीरो वेक्टर बोला जाता है। इसका कोई डायरेक्शन बताइए, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी हम चाहते हैं बताना, तो आप तो बता दीजिएगा कि हाँ जीरो अगर है उसका वेलोसिटी तो उसका जीरो मैग्नीट्यूड है, लेकिन उसका डायरेक्शन कहाँ है, चुपचाप मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा वेलोसिटी बताइए, आप बताइएगा जीरो वेलोसिटी है, लेकिन डायरेक्शन कहाँ है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, डायरेक्शन कुछ है ही नहीं, फिक्स है ही नहीं डायरेक्शन मेरा, कहाँ डायरेक्शन बताइए, समझ में आ रहा है ना। तो इसका डायरेक्शन आप नहीं बता सकते। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सेकंड नंबर एग्जाम्पल आपका, मान लीजिए कि एक कोई ऑब्जेक्ट है 10 kg का, ठीक है, 10 kg का, इस पर एक फोर्स लग रहा है इधर से 10 न्यूटन और इधर से एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, समझ में आ रहा है, 10 न्यूटन का दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है। अब आप बताइए ये यहाँ पे मतलब ये ऑब्जेक्ट हिलेगा कि नहीं, ये 10 kg का है, 10 kg का, समझ रहे, इधर से भी 10 न्यूटन इधर से भी 10 न्यूटन, मतलब ये 10 kg का, 10 न्यूटन दोनों तरफ से, समझ में आ रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये ऑब्जेक्ट का दुर्दशा जरूर हो जाएगा, ये पिचक जाएगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ना इधर से हिल पाएगा ना इधर से हिल पाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स जीरो होगा। यहाँ पे एफ नेट लिखे क्या होगा, एफ नेट क्या होगा, एफ नेट फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। इंडिविजुअल फोर्स जीरो नहीं है लेकिन नेट फोर्स जीरो है, तो ये भी क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। लेकिन डायरेक्शन हम पूछे नेट फोर्स का डायरेक्शन बताइए, तो आप बता नहीं पाएंगे नेट फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है, क्योंकि इधर से भी 10 न्यूटन इधर से भी 10 न्यूटन, किधर फोर्स लग रहा है ये पता नहीं, लेकिन टोटल फोर्स जो लग रहा है वो जीरो लग रहा है, तो ये आपका नल वेक्टर में आएगा। आया समझ में आपको। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ 5th नंबर निगेटिव वेक्टर्स या अपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं। निगेटिव या अपोजिट वेक्टर्स किसे बोला जाता है, अपोजिट वेक्टर्स। देखिए यहाँ पे निगेटिव वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका डायरेक्शन जो होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है, इसके चलते इसका नाम निगेटिव पड़ा, अपोजिट होता है, मतलब थीटा 180 डिग्री होगा। आ रहा है समझ में ना। लेकिन मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट लेकिन मैग्नीट्यूड सेम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे दे दूँ, ये डायरेक्शन देखिए अपोजिट है, ये डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। जैसे मैं फोर्स लिख दूँ 5 न्यूटन, यहाँ पे फोर्स नहीं, यहाँ पे ए और बी देते हैं समझाने के लिए, समझ आ रहा है। ये देखिए ए वेक्टर है ये और ये बी वेक्टर है, समझ में आ रहा है, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है। तो इसका देखिए इसका डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है, देख रहे हैं ना, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इसमें डायरेक्शन अपोजिट है, एक वेक्टर इधर है तो एक वेक्टर इसके जस्ट अपोजिट में है, समझ में आ रहा है। इसलिए इसका नाम पड़ा निगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका सेम है, समझ में आ रहा है, इसलिए निगेटिव वेक्टर बोलेंगे। अब इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको एंटी पैरेलल वेक्टर्स भी तो बोल सकते हैं। मतलब ये बोल सकते हैं कि ऑल निगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, क्योंकि एंटी पैरेलल वेक्टर्स का एक कंडीशन ये भी है, समझ में आ रहा है, ये भी है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं आप, इससे बोल सकते हैं कि ऑल निगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। आया समझ में, ऑल निगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ये समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं इसको यहीं दिखाता हूँ, इसी चीज़ को यहाँ पे नोट लिखिए, यहाँ पे नोट, इसी डायग्राम से देखना, इसी डायग्राम को समझ में आ रहा है। देखिए मैं यहाँ पे ए नंबर नोट लिखूँ कि ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर लिखा हुआ है, ये सही है कि नहीं, ये बताइए, ये बताइए। ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर लिखा हुआ है, ये सही है कि नहीं, ये स्टेटमेंट ये सही है कि नहीं, दिमाग लगा, ये बताइए, यहाँ बताइए। मतलब ये बोलना चाहता है, ये लिखा हुआ है क्या स्टेटमेंट, मैं आपको बोलूँ तो ये लिखा हुआ है कि ए वेक्टर इज अपोजिट ऑफ बी वेक्टर,
ए वेक्टर इज अपोजिट ऑफ बी वेक्टर, मतलब ये बोलना चाहता है ये जो माइनस साइन है ना ये डायरेक्शन को दर्शा रहा है, डायरेक्शन को दर्शा रहा है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्या बताना चाहता है, ये बताना चाहता है कि ए वेक्टर इज अपोजिट ऑफ बी वेक्टर, अपोजिट ऑफ बी वेक्टर, यही बताना चाहता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है। अगर मैं लिख दूँ आपको सही सीधा स्टेटमेंट अगर ये लिख देता, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए लिख रहा हूँ ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो ये क्या है, ये इक्वल वेक्टर है। इक्वल वेक्टर मतलब ये हुआ कि ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन भी सेम होगा, ये इक्वल वेक्टर। लेकिन यहीं पे माइनस लग गया, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे घेर के लिख रहा हूँ कि ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगा, बट डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट होगा, एग्जैक्टली अपोजिट मतलब पूरा अपोजिट होगा, 180 डिग्री पर अपोजिट होगा। आया समझ में? आ रहा समझ में? मैंने क्या बोला, इसको ए भी लिख सकते हो, इसको बी नंबर अगर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या दिक्कत है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है ना भैया, मैग्नीट्यूड तो इतना था, इसका ये 5 न्यूटन फोर्स है, तभी 5 न्यूटन फोर्स, लेकिन ये लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये लग रहा है इस डायरेक्शन। समझ में आ रहा है ना? चलिए इसे नोट कीजिए। आया समझ में आपको? बहुत आसान था, चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी। 2 क्वेश्चंस मैंने दिया है, दोनों क्वेश्चंस दोनों हट के है और दोनों का आपको आंसर बताना है। चलिए पॉज कीजिए और आप इसे अपने से पहले सोल्व कीजिए। बहुत आसान सवाल है, दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा, लेकिन अगर दिमाग नहीं लगाइएगा, सोचिएगा नहीं, तो आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। चलिए इसको सोल्व कीजिए, पहले पॉज कीजिए, सोल्व कीजिए। चलिए हो गया, सोल्व हो गया। चलिए मैं करता हूँ, देखिए इसे सॉल्यूशन देखिए। पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 5 जूल और दूसरे में काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है -5 जूल। देन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, मतलब इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। और इसमें देखिए, इसमें भी सेम है, सेम वैसे ही दिया है। फोर्स 1 दिया हुआ है आपका +5 न्यूटन, फोर्स 2 दिया हुआ है 5 न्यूटन। आपको इसमें से छांटना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो चलिए पहले हम इसका देखते हैं, फिर उसका देखेंगे। चलिए इसका देखिए, फोर्स देखा जाए तो फोर्स जहाँ तक जो है ना, फोर्स वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैं ये क्यों लिखा रहा हूँ, ज़रूरत है इसलिए क्योंकि ये समझाऊंगा, इससे समझ में आ रहा है ना। ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे वेक्टर एडिशन आएगा। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप बताइएगा कि जो फोर्स है वो फोर्स 1 है और फोर्स 2 का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का 5 न्यूटन है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो बी ऑप्शन सही। इससे आया समझ में? अब देखिए, लेकिन फोर्स 1 जो है ना एग्जैक्टली अपोजिट है फोर्स 2 के, फोर्स 1 जो है एग्जैक्टली अपोजिट है फोर्स 2 के, तो इसीलिए क्या होगा, फोर्स 1 एग्जैक्टली अपोजिट है फोर्स 2 के, तो ये ऑप्शन भी सही है, ए नंबर भी ऑप्शन सही है। जस्ट मैं बताया आपको, ये ऑप्शन तो गलत है, ये ऑप्शन गलत है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, बोथ ए एंड बी करेक्ट। आया समझ में? चलिए आगे समझ में, देखिए नेक्स्ट देखिए। लेकिन यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होता है, कोई भी टाइप का एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी के मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। अब स्केलर क्वांटिटी होता है तो इसमें स्केलर वाला सारा काम होगा। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे +5 जूल है ये कम्प्लीटली पूरा मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे जो -5 जूल है ये पूरा कम्प्लीटली ये मैग्नीट्यूड को डिनोट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो +5 जूल है ये कम्प्लीटली मैग्नीट्यूड नहीं है। यहाँ पे -5 जूल है, यहाँ पे +5 न्यूटन है, ये कम्प्लीटली मैग्नीट्यूड को डिनोट नहीं कर रहा है। और यहाँ पे -5 न्यूटन है, ये कम्प्लीटली मैग्नीट्यूड को डिनोट नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछूँ तो क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं मैग्नीट्यूड पूछूँ तो क्या होगा, यहाँ पे 5 न्यूटन होगा। यहाँ पर भी अगर मैग्नीट्यूड पूछूँ तो क्या होगा, यहाँ पर भी 5 न्यूटन होगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं मैग्नीट्यूड पूछता हूँ तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी का +5 जूल ही होगा। और यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो 2 नंबर है, मैग्नीट्यूड 1 मैग्नीट्यूड 2 जो है यहाँ पे -5 जूल ही होगा। मतलब इसमें उसमें डिफरेंस समझ में आया, क्योंकि ये वेक्टर है, समझ में आ रहा है, ये स्केलर है, तो स्केलर का मैग्नीट्यूड वही होता है जो लिखा होता है, समझ में आ रहा है। लेकिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो नहीं होगा जो लिखा होता है, क्योंकि ये दोनों जो है सेम नेचर के वेक्टर्स हैं, लेकिन दोनों अपोजिट वेक्टर्स हैं, निगेटिव वेक्टर्स हैं। आ रहा है समझ में ना? देखिए आया समझ में मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा इसका अनुसार, मैग्नीट्यूड ही है, तो यहाँ पे +5 जूल ज़्यादा होगा -5 से। -5 और +5 में कौन बड़ा होता है, +5, मतलब काइनेटिक एनर्जी 1 इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी 2। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आया समझ में? कैसे हुआ? ये ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा। सी ऑप्शन तब होता है जब काइनेटिक एनर्जी एक वेक्टर क्वांटिटी होता। आ रहा है समझ में ना? चलिए नोट कीजिए इसे जल्दी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर देखिए आप, नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर है 6 नंबर वेक्टर आपका कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर से क्या समझ में आता है आपको? कोलिनियर का मतलब होता है कि सेम लाइन में वेक्टर होना चाहिए, जैसे में वेक्टर्स लाई इन द सेम लाइन। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेक्टर्स लाई ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन में होना चाहिए, उस लाइन से अलग नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको बोलूँ ये एक वेक्टर है, मैग्नीट्यूड कैसा भी हो, मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, सेम लाइन में होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम, मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी सेम, मे और मे नॉट सेम, लेकिन बट
लाई ऑन सेम लाइन, लाई ऑन सेम लाइन, सेम लाइन, सेम लाइन। लेकिन डायरेक्शन जो होना चाहिए, डायरेक्शन जो होना चाहिए, डायरेक्शन ये मैग्नीट्यूड था, ये डायरेक्शन होना चाहिए, डायरेक्शन मे और मे नॉट सेम, मे और मे नॉट सेम, मे और मे नॉट सेम। मतलब मे और मे नॉट सेम मत लिखिए, यहाँ पे लिखिए जो डायरेक्शन होना चाहिए ना, डायरेक्शन आइदर 0 डिग्री एंगल बनना चाहिए दोनों वेक्टर्स के बीच में और 180 डिग्री एंगल बनना चाहिए। अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे मैं कैसे, ये हुआ एक लाइन में वेक्टर है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, समझ में आ रहा ना। मतलब एक लाइन में होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट सेम। कहाँ इसका मैग्नीट्यूड कुछ और है तो इसका कुछ और है, तो इसका कुछ और है तो इसका कुछ और है, लेकिन सेम लाइन में है, सेम लाइन में है कि नहीं। लेकिन डायरेक्शन आइदर 0 डिग्री होना चाहिए 180 डिग्री। देखो 0 डिग्री 180 डिग्री होगा तभी तो एक लाइन में आएगा ना, एक लाइन में आएगा ना, समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे और इसका देखो और इसका देखो, यहाँ पे क्या है, इसके और इसके बीच में 0 डिग्री है, लेकिन इसके और इसके बीच में क्या है 180 डिग्री। आ रहा है समझ में। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ मैं कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होता है, कोप्लेनर वेक्टर्स। यहाँ को लीनियर का ही मतलब होता है कि सेम लाइन, को मतलब सेम, लीनियर मतलब सेम लाइन में, मतलब सेम लाइन में। अब यहाँ पे को प्लेनर वेक्टर्स, को प्लेनर वेक्टर्स का मतलब क्या होता है, को प्लेनर वेक्टर्स का मतलब होता है वेक्टर्स लाई इन द सेम प्लेन, वेक्टर्स लाई इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन। अब प्लेन क्या होता है, अब दो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। प्लेन क्या होता है, प्लेन देखो, प्लेन का मतलब ये होता है ना कि एक प्लेन, जैसे में एक बोर्ड जो है एक प्लेन है, समझ में आ रहा है ना, एक बोर्ड प्लेन है, एक बोर्ड प्लेन है। मतलब इस प्लेन में अगर कितना ही वेक्टर लाई करा, ये वेक्टर हुआ, 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 समझ में आ रहा है। मतलब वेक्टर्स लाई ऑन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में होना चाहिए वेक्टर। अगर वेक्टर ऐसे निकल गया बाहर, इस वेक्टर को अगर उठा के ऐसे निकाल तो ये सेम प्लेन में नहीं है, ये इस प्लेन में आ गया है वेक्टर। अगर ऐसे आ जाए तो ये इस प्लेन में हो गया, समझ में आ रहा है ना। मतलब देख सकते हैं तो आप, ऐसे होता है, एक होता है अपना वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, समझ में आ रहा ना। ये होता है अपना वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है जेड एक्सिस। मतलब एक बोले तो ये होता है एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, समझ में आ रहा, एक्स वाई प्लेन होता है। ये होता है एक्स वाई प्लेन हो गया। एक्स वाई प्लेन कौन सा हुआ, ये हुआ और ये हुआ, मतलब ये हुआ एक्स वाई प्लेन, ये वाला एक्स वाई प्लेन। और ये जो एक्स और जेड है, तो एक्स इधर है, एक्स किधर है मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ से देखिए, ये भाई एक्स हो गया, समझ में आ रहा ना। ये देखिए ये एक्स हो गया और ये जेड हो गया, ऐसे निकला हुआ है। ये जो है ना जेड, ये जेड कोई बोर्ड में मैंने नहीं बनाया, ऐसे निकाला हुआ है, मैंने ऐसे निकाला हुआ है। तो ये जो एक प्लेन है, ये जो प्लेन बन रहा है, इससे एक प्लेन बन रहा है, ये एक प्लेन हुआ, समझ में आ रहा, समझ में आ रहा। वाई जेड देखिए, वाई जेड ये हो गया प्लेन, वाई जेड ये प्लेन हो गया, वाई जेड ये वाला हो गया वाई जेड प्लेन। ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो वाई जेड प्लेन कौन सा हुआ, ये वाला प्लेन हुआ। आ रहा है समझ में आपको, आया समझ में आपको, बढ़िया से देखिए। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया आपका कोप्लेनर वेक्टर्स, आया समझ में। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर देखिए, मैं यूनिट वेक्टर आपको बताने वाला हूँ। यूनिट वेक्टर बता चुका हूँ, लेकिन उसको डिटेल में बता रहा हूँ। देखिए थोड़ा सा और डिटेल बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं। यूनिट वेक्टर। अब मैंने यूनिट वेक्टर के बारे में क्या बताया था आपको, फिल के साथ बताया था कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है कितना होता है, 1 होता है। रिप्रेजेंट क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, पहला पॉइंट मैग्नीट्यूड 1 होता है, दूसरा पॉइंट रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, और तीसरा पॉइंट ये बताया था कि डज नॉट हैव यूनिट। क्वेश्चन कराया था, उस क्वेश्चन से आपको फील आ गया था कि कोई यूनिट नहीं होता यूनिट वेक्टर का, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मैं इसका एक लॉन्ग वर्जन, देखिए लॉन्ग वर्जन ये है कि कार्टेशियन सिस्टम में ड्रॉ करता हूँ। कार्टेशियन सिस्टम ऐसे, एक ऐसे देखिए यहाँ पे, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस, ठीक है। जो एक्स एक्सिस होता है ना, इसका यूनिट वेक्टर को बोला जाता है आई कैप, जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर को बोला जाता है के कैप, और वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर को बोला जाता है जे कैप। आ रहा है समझ में। जहाँ पे कैप लगा हो, मतलब किसी के ऊपर कैप लगा दो, समझ रहे हो ना। ये मान लो ये संस्कार है, समझ में आ रहा है, ये संस्कार है, मैं इसके ऊपर कैप लगा तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। मतलब जहाँ भी कैप लगा हो, जहाँ भी कैप लगा हो, मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ कि जहाँ भी कैप लगा हो, कैप मतलब ये वाला कैप लगा हो, वो यूनिट वेक्टर हो जाएगा, हो जाएगा। और ये सारे चीज़ों को फॉलो करेगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, उसका कोई यूनिट नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे, तो अगर जेड एक्सिस का के कैप है, वाई एक्सिस का जे कैप है, एक्स एक्सिस का आई कैप है, तो माइनस एक्स एक्सिस का क्या होगा, माइनस एक्स एक्सिस का, अगर माइनस एक्स एक्सिस में इधर ड्रॉ करूँ तो इसका क्या हो जाएगा, इसका माइनस एक्स एक्सिस का क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का माइनस आई कैप। आ रहा है समझ में। माइनस जे का क्या हो जाएगा, माइनस जे का क्या हो जाएगा, माइनस वाई एक्सिस का क्या होगा, माइनस जे कैप, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए
माइनस जेड एक्सिस का, ये के जेड है इधर निकला हुआ है, और ये जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ये अंदर जा रहा है, समझ में आ रहा है, ये अंदर जा रहा है, तो ये माइनस जेड कैप है, माइनस जेड है। माइनस जेड को क्या बोलेंगे, माइनस जेड को आप बोल सकते हैं माइनस के कैप। कोई दिक्कत, कोई कैप नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जितने भी डायरेक्शन है, मैंने 6 डायरेक्शन यहाँ पे बताया, समझ में आना, 3 मतलब उसको पॉजिटिव और 3 उसके जस्ट निगेटिव बताया, 6 डायरेक्शन को बताया, मतलब ये 6 दोनों तीनों मतलब 6 जो है ये यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझ में आया आपको। अब देखिए नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। 9th नंबर वेक्टर कौन सा है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। अब ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, जहाँ भी ऑर्थोगोनल लिखा हो उसका मतलब होता है परपेंडिकुलर, मतलब इसको ये भी बोल सकते हो आप, ऑर्थोगोनल को ये भी बोल सकते हो कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स, परपेंडिकुलर वेक्टर्स, परपेंडिकुलर वेक्टर्स, मतलब 2 ऐसे वेक्टर्स जो परपेंडिकुलर हो, यही होता है, मतलब 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का सिंबल जानते हो ना, ये वाला होता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, दोनों क्या है परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो ये दोनों क्या होगा, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, मतलब आप ये बोलेंगे कि ए जो है परपेंडिकुलर है बी के, मतलब आप बोल सकते हो कि बोथ ए एंड बी आर, बोथ ए एंड बी जो है, ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, वेक्टर्स आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ लास्ट टाइप का वेक्टर है कंकरेंट वेक्टर्स, कंकरेंट वेक्टर्स, कंकरेंट वेक्टर्स, कंकरेंट वेक्टर्स क्या होता है, कंकरेंट वेक्टर्स क्या होता है, कंकरेंट वेक्टर्स ऐसा वेक्टर है ना जो मतलब सेम पॉइंट पे एक्ट करता है, मतलब बहुत सारे वेक्टर्स जो एक्ट कर रहे हैं सेम पॉइंट पे, बहुत सारे वेक्टर्स, जैसे मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूँ आपको, देखिए मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, डिफरेंट, ऐसे मत लिखिए, मेनी वेक्टर्स एक्टिंग ऑन द सेम पॉइंट, मेनी वेक्टर्स, मेनी वेक्टर्स, वेक्टर्स एक्टिंग एट सेम पॉइंट, सेम पॉइंट, सेम पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे दूँ आपको, ये मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है, ठीक है, इस पे बहुत सारे वेक्टर्स, इधर से भी वेक्टर, इधर से भी, 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 मतलब बहुत सारा वेक्टर्स है, बहुत सारा वेक्टर, मतलब एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, बस उसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, उसको बोलेंगे कंकरेंट वेक्टर। आया समझ आपको।